पिछले हफ्ते अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक पर 300 से ज्यादा हमले किए। ट्रंप बोले युद्ध विराम खत्म, शासन को नीच बताया। फिर बातचीत क्यों जारी है? क्या ट्रंप इस काम को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो इस्लामिक रिपब्लिक को एक और जीवन दान देने वाले हैं? हम इन सब बातों की गहराई से चर्चा कर रहे हैं अभी द क्वाड पर। जेएनएस टीवी के द क्वाड में आपका स्वागत है। मैं बेलामी रूथी के साथ हूं और डैनियल राइंस बैल्डिंग फिर से स्टूडियो में हमारे साथ है। हमने आपको बहुत याद किया। फ्लर अभी भी विदेश में है, लेकिन वो जल्द ही हमारे साथ वापस होंगी। और इस हफ्ते हम पूरी तरह से ईरान के इस्लामी गणराज्य और वहां जमीन पर क्या हो रहा है इसी पर बात कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, देखें। हमने कल रात उन पर भारी बमबारी की। वे बहुत बहुत बुरे और बीमार लोग हैं। हमारी उनसे हाल ही में बैठक हुई। कल उन्होंने समझौते पर सहमति दी जो हमारे लिए बेहतरीन था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ना परमाणु ना और कुछ। इसके बाद वे कमरे से बाहर चले गए और फिर 1 घंटे के अंदर उन्होंने एक जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। मैंने कहा, आप लोग बीमार हैं, आप बीमार लोग हैं। ईरान पर क्या युद्ध विराम खत्म हो गया है? क्या युद्ध विराम खत्म हो चुका है? क्या एमओयू अब खत्म हो गया है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है ये खत्म हो चुका है। मैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। वे घटिया लोग हैं। तुम्हें पता है घटिया किसे कहते हैं? वे घटिया लोग हैं, वे बीमार लोग हैं। उनका नेतृत्व भी बीमार लोग ही कर रहे हैं। और वे क्रूर हिंसक लोग हैं। और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे उसका इस्तेमाल कर लेते। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये खत्म हो चुका है। मैं हमारे वार्ताकारों से बात करूंगा। उनके साथ डील करना सिर्फ समय की बर्बादी है। वे झूठे हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है, वे पागल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रंप को जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैंने पहले ही कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था। रूथी, इस सब पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में आप जानते हैं, हम तो जैसे कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और फिर अगले दिन कुछ और कह देते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वो जो कह रहे हैं उसमें काफी स्थिरता रही है। साथ ही उनका कहना है कि वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अब भी एक मौका दिखता है। और अब जानती हैं, अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो करने दें, लेकिन मुझे नहीं लगता। और फिर अगर वो कोई समझौता करते हैं, अगर रिपब्लिक इस्लामी गणराज्य कोई समझौता करती है तो वो उसे निभाएंगे नहीं। ट्रंप जानते हैं, वो इसे जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह जानते हैं तो फिर आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ता है। अब वो उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। वो बमबारी कर रहे हैं, ढांचों पर बमबारी कर रहे हैं, लॉन्चर्स पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन पूरी जंग नहीं छेड़ रहे। वो नहीं चाहते, ये साफ है कि वो नहीं चाहते। उन्होंने खुद ऐसा कहा है। वो कूटनीति को प्राथमिकता देंगे, लेकिन ये सफल नहीं होगा। कई लोग कह रहे हैं कि नवंबर के मिड टर्म्स तक पहुंचना है, फिर देखेंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और अगर मैं उन्हें सलाह दे रही होती तो मैं कहती, सुनिए, मिड टर्म चुनावों के लिहाज से आपके लिए कोई जीत दर्ज करना बेहतर रहेगा। अमेरिकियों को जीत पसंद है। सुनिए, मैं ऐसे इजराइल समर्थक रिपब्लिकन को जानती हूं जिन्होंने मुझसे कहा, हम युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन अब जब युद्ध में हैं तो इसे जीतते हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है ये मानना गलत है कि युद्ध विरोधी आंदोलन का सबसे घटिया तबका मिड टर्म चुनावों में उनकी मदद करेगा। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, यही मेरी एक आलोचना है। मुझे लगता है ये गलत सोच है। मिड टर्म चुनाव उनके लिए बड़ा मुद्दा है, पर ये सिर्फ शासन को फायदा पहुंचाता है। इस हफ्ते जो कहानी सामने आई उसमें हत्या की साजिश का भी एक और पहलू है। हाँ, आप जानती हैं, हमें वॉल स्ट्रीट जर्नल से इस महीने की 9 तारीख को पता चला। मेरा मानना है कि ये तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन के ठीक बाद था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की एक ठोस साजिश थी। मुझे लगता है इससे उनके योजनाओं में बदलाव आया, या वो कहाँ थे या तुर्की से कैसे निकले, हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक पर 1000 मिसाइलें तनी हैं। ट्रंप ने भी कड़े शब्द कहे। इसका एक वीडियो है, चलिए देखते हैं। क्योंकि इसके बाद मर्जाए तकलीद और फुक़हा ने इस नापाक चीज को सीमित और नियंत्रित कर दिया। इसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए ताकि ये मैकेनिज्म सक्रिय हो और ये फतवा जरूर लागू हो सके।
और ये मसला यहाँ नहीं है, ये उस काम से जुड़ा है जो लोग कर रहे हैं। वे कहाँ हैं जब तक कि संयुक्त संतान का भविष्य तय नहीं हो जाता। मुझे समझ नहीं आया कि सोवियत संघ पर तंज क्यों कसा गया। वे कम्युनिस्टों को पसंद करते हैं। खैर, वे अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश में हैं और हमने देखा कि उन्होंने कई बार कोशिश की है। बेलामी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा मतलब है, भला कौन है जिसे ड्रैग में चूहा पसंद नहीं आता? जैसे कि मैं ऐसी किसी चीज की बात सुनूंगी या उससे सलाह लूंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बच्चे सचमुच ऐसी ही चीजें सुन रहे हैं और इसी पर बड़े हो रहे हैं। नई पीढ़ी इसी के पक्ष में है, यही वे सच में चाहते हैं। और वे ये भी नहीं समझते। अमेरिकी बच्चों से जब मुझे कहना पड़ता है, क्या तुम समझते हो कि स्वतंत्र दुनिया के नेता, कमांडर इन चीफ की सुरक्षा तुम्हारी भी सुरक्षा है, इस बात की कोई समझ नहीं है कि असल में ये सब कैसे काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके वर्तमान राष्ट्रपति की हत्या की साजिश, चाहे आपको वे पसंद हो या नहीं, आपको और दुनिया भर के हर अमेरिकी नागरिक को खतरे में नहीं डालती, तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। हाल ही में राजनीतिक हिंसा को चुपचाप समर्थन मिल रहा है और आप जानती हैं, मुझे लगता है कि मैं कहूंगी कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा हसन पाइकर जैसे लोगों और कट्टर वामपंथियों से आ रहा है, जिन्होंने इस तरह की भाषा को सामान्य बना दिया है। और दूसरी तरफ भी प्रतिक्रिया दिख रही है जो बहुत खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। लेकिन आप जानती हैं, इस्लामी गणराज्य हमेशा से ही पश्चिमी नेताओं को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने के लिए बहुत बहुत समर्पित रही है। ये हिस्सा वास्तव में नया नहीं है, लेकिन आप जानती हैं, हमने अंतिम संस्कार में देखा, डैनियल, वो नजारे पागलपन थे। हर इमारत पर लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। बहुत जुनूनी। शायद उन्हें द व्यू पैनलिस्ट बनना चाहिए। शायद मेरे अनुसार अमेरिका और इजराइल पूरी तरह एकजुट हैं। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे ज़ायोनिस्ट प्रशासन है। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ी धीमी हो गई हैं, लेकिन दुनिया में मानो आग लगी हुई थी। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था। उन्हें सीमा को सुरक्षित करना था, उन्हें उन लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना था, देश से निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करनी थी जो अवैध रूप से देश में घुसे थे। और फिर हम बात करते हैं कि ईरानी लोगों को इस्लामी गणराज्य ने बंधक बना रखा है, लेकिन यूरोप भी उसी के साथ है। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, यूरोप में न जाने कितनी स्लीपर सेल्स मौजूद होंगी, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे मेरे पुराने मोहल्ले में यूरोप में बर्लिन में एक ISIS सेल पकड़ी गई थी और मैं पिछले कुछ महीनों से यूरोप में ही था। मामला अब सिर्फ कतर और अल जजीरा तक सीमित नहीं है, अब ये राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। फ्लोटिलाओं पर जाने वाले बच्चे बेल्जियम लौटते हैं, राष्ट्रीय समाचार में 1 घंटे इंटरव्यू देते हैं और इजराइल पर लगातार झूठ बोलते हैं। तो पश्चिम को भीतर से कमजोर करना और पश्चिम का कट्टरपंथीकरण, ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, लगता है उन्होंने उग्रवादी बयानबाजी को अपनाया है जो उनकी संस्कृति में सामान्य हो गई है। और पश्चिम में आने वाली प्रवासियों की लहर जो पश्चिमी मूल्यों को अपनाना और समाज में घुलना मिलना चाहती थी, उसकी बजाय वे अपने समाज की सारी बुरी चीजें अपने साथ ले आए। जो कुछ हम देख रहे हैं वो वाकई परेशान करने वाला है। इससे भी बुरा है तीसरी दुनिया के देशों के माता पिता। मुझे पता है ऐसा कहना सही नहीं है। मुस्लिम बहुल देशों से जो लोग प्रवास करते हैं, चाहे कानूनी रूप से या अवैध रूप से, पश्चिमी देशों में, ताकि उनके बच्चों को पश्चिम में शिक्षा मिल सके और वे बेहतर जीवन जी सके। कई बार अच्छे मोहल्ले के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे घर लौटते समय स्थानीय मस्जिद में रुककर कट्टरपंथी बन जाते हैं। वे माता पिता ब्रिटेन या एम्स्टर्डम जाना चाहते थे, जहां आप जानते हैं वे ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां उनके बच्चे गरीबी में और इस्लामवादी विचारधारा के साथ न बढ़ें। पश्चिम आते ही वे कट्टरपंथी हो जाते हैं। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला है जो हम देख रहे हैं। मेरा मतलब है, और हम बार बार वही कहानी बार बार दोहराती हुई देख रहे हैं।
और आप सोचेंगे कि कट्टरता तो ईरान जैसे देशों में हो रही है क्योंकि वहां लोगों को वही बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ईरानी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे वे पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। आप वे झंडे देखते हैं, इजरायली और अमेरिकी झंडे, और लोग उनके चारों ओर घूमकर निकल जाते हैं। जबकि पश्चिमी देशों में आपके पास एक पूरी नई पीढ़ी है जो राजनीतिक हिंसा का समर्थन कर रही है, और ऐसा लगता है कि जब आप किसी बात से असहमत होते हैं तो यही आगे बढ़ने का तरीका है, और वो वास्तव में एक इस्लामवादी मानसिकता है। आप जानते हैं, अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आपको मारना ठीक है। मैं बहुत चिंतित हूं। जब असली विशेषाधिकार की बात आती है तो एक पश्चिमी देशवासी होना सबसे बड़ा है। मैंने ये अमेरिका आकर सीखा कि यहाँ के लोग सबसे खराब स्थिति में भी कितने विशेषाधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि उस तरह की जिंदगी और उस तरह की चरम सोच की कल्पना करना और राजनीतिक हिंसा आदि का समर्थन करना, चाहे सिग्गी फ्लिकर पसंद हो या नहीं, उन्होंने सही कहा था। मैं अब बकरियों की आबादी को गाली दूंगी। अगर आप उस तरह की आदिम पुरानी चीज में रहना चाहती है तो आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज की चाह रखती हैं जिसमें बुनियादी तौर पर कुछ गलत हो गया है। ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं है, ये सिर्फ समुदायों की बात नहीं है, ये सिर्फ आप जानती है हमारे पास जो नेता है उनकी बात नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और दुर्भाग्यवश ये काफी समय से उसी दिशा में जा रहा है। अभी ये एक परेशान करने वाले मोड़ पर है जहां हम सालों से इसे दोहराते आ रहे हैं और कह रहे हैं कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। और अब हमें लगभग इन्हें कट्टरता से बाहर निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये कट्टरपंथी हो चुके हैं। हाँ, ये कट्टरपंथी हो चुके हैं। खैर, ये इस्लामवादियों की रणनीति है कि वे वामपंथियों को निशाना बनाते हैं क्योंकि उनके पास सही गलत की अच्छी समझ नहीं होती और उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, जैसे ब्रेन वॉशिंग कला के जरिए होती है। तो ये उसी तरह से चलता है। कविता, इसलिए हमेशा स्कार्फों और जैतून के पेड़ों की तस्वीरें होती हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है कि खमनेई के जनाजे की सबसे वायरल वीडियो में एक कविता पढ़ी गई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या करना सबका कर्तव्य है। वाह! हाँ बिल्कुल, वे ऐसा करते हैं। वे इसका इस्तेमाल कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए एक माध्यम के रूप में करते हैं, और हम इसे वहां देख रहे हैं और हम इसे पश्चिम में भी देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर से हत्या के पूरे विषय पर लौटना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी कि हमें क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने कहा था, आप जानते हैं, मुझे लगता है हमारे पास उनका सटीक बयान है। ईरान के इस्लामी गणराज्य ने हमसे बातचीत जारी रखने के लिए कहा, हमने इसके लिए सहमति दी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि युद्ध विराम खत्म हो चुका है। बड़े अक्षरों में लिखा था खत्म। इसका क्या मतलब है रूथी? आगे क्या होने वाला है? इस्लामी गणराज्य ने भी कहा कि ये खत्म हो चुका है। वे शुरू से यही कह रहे हैं। खलीबाफ ने कहा इसमें कुछ नहीं है और उन्होंने समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया है और ये सब बकवास है। मुख्य रूप से उनका ताज़ा बहाना है कि इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हुआ है जो लेबनान को हिजबुल्लाह से छुटकारा दिलाने के लिए है, और इस्लामी गणराज्य के वार्ताकारों के अनुसार ये समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करता है क्योंकि हिजबुल्लाह जाहिर है ईरान का एक अंग है और ये हमारे साथ है। तो बात ये है कि ये सब बस बातें ही बातें हैं। और एक बात जो हम जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वे राष्ट्रपति की हत्या करने में सफल होंगे, लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह की बराबरी बनाना है। ठीक है, खामनेई की हत्या इजराइल ने की थी, लेकिन ट्रंप अक्सर इसका श्रेय खुद लेते हैं। लेकिन विचार ये है, ठीक है, अगर मित्र देशों ने उनके नेताओं की हत्या की तो उनके हिसाब से उन्हें भी हमारे नेताओं की हत्या करने का हक है, जिसमें बेन शपीरो जैसे गैर नेता भी शामिल है। तो ये बड़ी समस्या है क्योंकि बेवकूफ वामपंथी इसे सच मान लेते हैं, जैसे कि वे इस बात को भी मान लेते हैं कि अगर इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते। इसमें मूर्खता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा तब हुआ जब आयतुल्ला खोमैनी ने 1979 में ईरान पर कब्जा किया था। आप जानती हैं, उस समय दो बातें हुई थीं। जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे और वे बिल्कुल असहाय थे, जैसे कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब ऐसा हुआ तो आप कह सकती हैं कि वहां ऐसे लोग थे अमेरिकी जो एक तरह से चौंक गए थे, लेकिन उस समय इंटरनेट भी नहीं था।
आप सोचेंगी कि आज इंटरनेट और हर चीज की जानकारी के साथ ज्यादा लोग समझेंगे कि ये सब कितना भयानक है बजाय कम लोगों के। आपने कहा कि ये दिलचस्प है कि ईरानी लोग बचपन से सोच मिलने के बावजूद भी अपने शासन से खुश नहीं हैं। शायद इसका कारण ये है कि अमेरिका में खुमैनी के सत्ता में आने के बाद जो ईरानी लोग अमेरिका आए वे लगातार पश्चिम समर्थक बने रहे हैं। हाँ, और ये कैंपस के वामपंथियों से अलग है और अरब देशों से आए प्रवासियों से भी अलग है। इसका कारण ये हो सकता है कि पश्चिम में ईरानियों का समर्थन है। आप उन्हें शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते देखते हैं, समर्थन में नहीं। मेरा मतलब है हम सभी देखते हैं कि ईरान के इस्लामी गणराज्य से बहुत सारा पैसा और कतर से भी पैसा वामपंथियों में डाला जा रहा है, खासकर अमेरिका में। हम अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों से जानते हैं कि ईरान शामिल था, माफ कीजिए मुझे कहना चाहिए कि इस्लामी गणराज्य उन कुछ शिविरों को फंड करने में शामिल है जो हमने देखे, जो इजराइल विरोधी गतिविधियां थीं। निश्चित रूप से कतर का पैसा पश्चिम में हर जगह है और ये सच में पागलपन है। पश्चिम अब इस्लामवादियों के पक्ष में हो गया है, शायद ईरानियों से भी ज्यादा। आपको क्या लगता है ट्रंप इसका क्या जवाब देंगे? क्या आपको लगता है कि सैन्य गतिविधियां बढ़ेंगी? हमने तो शुरू भी कर दिया है, हाल का दौर अभी खत्म हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक अब पर्शियन गल्फ में अन्य अरब देशों पर हमला कर रही है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से और ज्यादा हलचल होगी जब सेना आएगी और जैसे उन पर दबाव बनाएगी कि वे सच में कुछ करें, क्योंकि अगर आप कुछ कहने जा रहे हैं तो उसे करें भी। उन्होंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि शायद ये मेरी सोच हो, या फिर ये कोई साजिश हो, या फिर ये भी योजना का हिस्सा रहा हो सकता है। ऐसा है जैसे उन्होंने सच में कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की है। ये सबके सामने था, दुनिया ने इसे होते देखा, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ है, ये सब इसी का हिस्सा है। तो अब शासन खुद आपसे कह रहा है कि आपका काम है ये सुनिश्चित करना कि आप उन्हें मार दें, और फिर भी वे किसी तरह से स्थिति को घुमा फिराकर ये कहने की कोशिश करेंगे कि खैर आपने उनके नेता को मार दिया तो ये आपके लिए ही फायदेमंद हो गया। उम्मीद है योजना उससे कहीं बड़ी होगी जितना मैं वहां से समझ पा रही हूं, क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी, कोई इंटेल कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सच में उम्मीद करती हूं कि वो इसे इतनी गंभीरता से ले कि ये सिर्फ ईरानी लोगों की मदद करने तक सीमित ना रहे, बल्कि वे अपने घरों से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित महसूस करें और सड़कों पर उतर सकें। हाँ, उन्हें रुकना नहीं चाहिए, उन्हें वैसा ईरान वापस हासिल करना चाहिए जैसा वे चाहते हैं। मुझे लगता है अब उन्हें डरा कर किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और खासकर जब आप अब अपने ही नागरिकों को जो आपके खिलाफ हैं धमकाने जा रहे हैं और उन्हें भीड़ में संख्या के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई आप पर हमला नहीं करेगा, हम तुम्हें मार देंगे कहना मानसिक रूप से बहुत गलत सोच है। अपनी काली धूप लेकर भीड़ में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें संख्या चाहिए। वे उनका वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमास अपने ही नागरिकों को मानव ढाल बनाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेगा, क्योंकि ये सिर्फ मध्य पूर्व की सुरक्षा और सलामती के बारे में नहीं है, इसका पश्चिमी देशों से भी बहुत गहरा संबंध है। इस समय पश्चिमी देश बहुत बड़ी मुसीबत में है, और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकती जो नेतृत्व की स्थिति में आ रहा हो, जब मैं अब एक अमेरिकी नागरिक के रूप में घर पर और बाहर दोनों जगह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। देखिए आप दोनों ने ही एक बहुत दिलचस्प बात उठाई है और वो है झूठी तुलना। जैसे ठीक है, सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी, इसलिए अब सब कुछ जायज है। मैंने यहाँ तक कि इजराइल में लोगों की सोशल मीडिया टिप्पणियों में भी ये देखा है, जैसे हाँ मेरा मतलब है हमने उनके सर्वोच्च नेता को मार गिराया था। हाँ, वो सर्वोच्च नेता जो सचमुच अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन IRGC का प्रमुख था। ये एक आतंकवादी है, ठीक है? वो सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं है, वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं है, वो एक आतंकवादी है जिसकी वजह से दसियों हजार लोगों का खून उसके हाथों पर है। बल्कि अगर आप ईरान इराक युद्ध देखें तो सैकड़ों हजार लोगों का खून उसके हाथों पर है। वो क्रूर तानाशाह है, जो मिला वही उसका हक था। सच कहूं, वो इससे भी बुरा डिजर्व करता है। तो ये तुलना बिल्कुल बेतुकी है, चाहे आप किसी भी पश्चिमी नेता के बारे में कुछ भी सोचें, ये एक जैसी बात नहीं है। हम उस नेता की बात कर रहे हैं जिसकी अपने लोगों में वैधता नहीं है, उसने ये सब हिंसक तख्तापलट से किया था।
आप उसकी तुलना एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने नेता से कर रहे हैं, चाहे वो पसंद हो या नहीं। ये बकवास है। इससे रॉबर्ट मुगाबे भी ईमानदार लगने लगते हैं, समझ रही है ना? हाँ, और वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे सच में? पश्चिम में नैतिक पतन का स्तर और कैसे समाचार मीडिया ने लोगों के दिमाग को सला दिया है, और जैसे ये वाकई चौंकाने वाला है। ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये सोच भी कि आपके ही देश के किसी नागरिक का अपहरण किसी आतंकवादी संगठन द्वारा कर लिया जाए, जैसे कि अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन, और आप उन्हीं आतंकवादियों के पक्ष में हों जिन्होंने आपके अपने नागरिकों की हत्या और अपहरण किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जमीन छीन ली गई थी। जैसे ये पागलपन भरी इस्लामवादी प्रचार का नैरेटिव, जिसे हम सब जानते हैं कि ये बेतुकी है। जैसे ये बात कि लोग अब भी इस भ्रांति को पकड़े हुए हैं, ये बस पागलपन है। हमने लोगों को बंधकों के पोस्टर फाड़ते हुए देखा। हाँ, ठीक है, मेरा मतलब है कहना कि आप किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नफरत करते हैं। ये मासूम औरतें हैं, बच्चे हैं, सचमुच छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें छीनना ये लोग हैं। और आप जानती हैं बेलामी, आपने विशेषाधिकार का जिक्र किया। सबसे बड़ी उम्र की होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि ये विशेषाधिकार घिनौना है। क्योंकि अगर आप महिलाओं के आंदोलन को एक उदाहरण के तौर पर लें, तो मेरे समय में हम इसे विमेंस लिब कहते थे, न कि फेमिनिज्म। या आप जानती हैं मी टू। सबसे बड़े पाखंडी वे महिलाएं थीं जो महिलाओं की दुर्दशा की शिकायत करती थीं, लेकिन दुनिया की उन महिलाओं के बारे में नहीं जो सच में इसकी जरूरतमंद थीं। ये वे महिलाएं थीं जो हार्वर्ड, प्रिंसटन गईं और जो चाहा हर नौकरी पाई। वे शिकायत और बड़बड़ाती रहती हैं। यही विशेषाधिकार हॉलीवुड और अकादमिक जगत है। इस दुनिया में ऐसी महिलाएं हैं, खासकर इस्लामी गणराज्य और अन्य जगहों पर, जो सच में दबाई गई हैं और सच में उनका शोषण और उत्पीड़न हुआ है। आप संयुक्त राष्ट्र या अन्य जगहों पर उन महिलाओं का बचाव नहीं देखते, बस हार्वे वाइनस्टीन और हॉलीवुड सितारों की बातें सुनते हैं। मुझे लगता है हॉलीवुड की महिलाओं के साथ जो हुआ बुरा था, लेकिन उसकी तुलना उन महिलाओं से नहीं हो सकती जिन्हें सिर्फ बिना चेहरा ढके सड़क पर गोली मार दी जाती है। वहाँ पूरा एक जेंडर अपार्थेड सिस्टम है, और जो होता है वो सच में पागलपन है। मैं गाजा की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि हर हफ्ते कोई अनसुनी कहानी लाएंगे, और गाजा से ऐसी कई कहानियां हैं, खासकर गाजा सहित पूरे इलाके से। और इस हफ्ते हमने देखा कि हमास शायद किसी तरह से नियंत्रण छोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, गाजा पट्टी में कुछ भंग कर रहा है, ताकि इस बोर्ड ऑफ पीस पहल, यानी अब तक चल रहे इस तरह के युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जा सके। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है ये हमास की छवि बदलने की चाल है। वे हथियार नहीं छोड़ रहे हैं, यही असली संकेत है। और वे इस बात पर बहुत अड़े हुए हैं कि वे अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे, जो कि निश्चित रूप से युद्ध विराम की उन शर्तों का पूरी तरह उल्लंघन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी। रूथी, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या ये आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है या ये बकवास है? ये पूरी तरह बकवास है। जब तक उनके पास हथियारों का नियंत्रण है, बाकी सब कुछ बेकार है। क्योंकि वे कहते हैं ठीक है, कचरा उठाने और टैक्स वगैरह जैसी चीजों को कोई और संभाल ले, नगर पालिका सेवाएं, नागरिक जीवन, उनके लिए बेहतर है कि वे हथियारों पर नियंत्रण रखें, सुरंगें बनाना और ज्यादा लोगों को मारना सीखें। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। गाजा में इसे बोर्ड ऑफ पीस कहना भी सही नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व में शांति शब्द सुनकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, मैं कहूंगी कि मेरे पास आशावाद का एकमात्र कारण यही है, हम देख रहे हैं कि हमास को रोकना ही होगा। अब तक तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारे ऊपर रॉकेट नहीं गिरे हैं, और मैं कहूंगी इजराइल लगभग 60% क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहा है। और अगर इजराइल पीछे नहीं हटता, और आप जानती हैं हर बार जब कोई आतंकवादी सिर उठाता है तो जो करना है उस पर अडिग रहता है, तो हम पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। हम पहले से ही 6 अक्टूबर 2023 से ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी मैं, आप जानती हैं, ये पश्चिमी कल्पनावादी जो मानते हैं कि आपको बस एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें आपके पास मध्य मार्गी हो। फिलिस्तीनी प्राधिकरण में कोई भी फिलिस्तीनी
मध्यमार्गी नहीं है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने बच्चों को हमास समर्थक बनाकर यहूदियों, ईसाइयों और काफिर ठहराए गए मुसलमानों की हत्या करने पर उन्हें भत्ता दिया। तो जाहिर है मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, बॉर्डर वाले हिस्से की बात करें तो अब जो चीजें वे करने की बात कर रहे हैं उनमें से एक है कि वे कुछ पायलट इलाके चाहते हैं जहां से इजराइल पीछे हट जाएगा, कुछ लेबनानी समझौते के मॉडल की तरह। फर्क ये है कि लेबनान के पास एक संप्रभु देश और अपनी सेना है जिसे लागू करना है। वैसे मैं लेबनानी सेना की ही बात कर रही हूँ। गाजा में क्या हो रहा है, उन्हें इस प्रस्ताव को लेकर क्या उम्मीद है? मुझे तो ये सब भ्रम जैसा लगता है। मुझे लगता है बोर्ड ऑफ पीस जरूरी है क्योंकि हमें पश्चिमी देशों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र तो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अब ये बस मजाक बनकर रह गया है। ये वाकई में एक मजाक जैसा है। UNRWA जैसे UNRWA के कुछ सदस्य 7 अक्टूबर की घटना में शामिल थे और उन्होंने बंधक बनाए थे। और UNRWA असल में आग लगाने वाला है और हमास वो आग थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को संभालने और उनका कट्टरपंथ खत्म करने के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था बनाना ज़रूरी था ताकि कोई दीर्घकालिक योजना बनाई जा सके। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सालों लगेंगे। हाँ बिल्कुल। यहाँ कोई आसान हल नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि आपने एक बहुत दिलचस्प बात उठाई है और वो ये है कि एक तो ये जमीनी मोर्चा है जो मुझे बकवास लगता है और मुझे नहीं लगता कि उसमें उन्हें कोई सफलता मिलेगी, लेकिन इसमें जन धारणा का पहलू भी है। दिलचस्प है कि बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र से शक्ति छीन रहा है। अब गाजा तक पहुंच और एकाधिकार छिन गया है, जिससे अनरा और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हमास व आतंकवादी संगठनों के साथ काम करती थी, उन्हें सुरक्षा देती थी। अब ये सब करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस लिहाज से ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, बस ये पर्याप्त नहीं है। बेलामी, आप क्या सोचती हैं? बेलामी, बोर्ड ऑफ पीस पर आपकी राय क्या है? नहीं, मेरा मतलब है मुझे अभी जो बोर्ड ऑफ पीस दर्शाता है उसका विचार बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने अभी कहा, ये लगभग उस झूठ से ध्यान हटा रहा है जिसमें क्वासी ओको नाम का अफ्रीकी बच्चा 90 के दशक के किसी पैसे वाले अभिनेता के साथ मक्खी बना घूम रहा है। यही वो सपना है जो लोग अब भी सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र है, और इसका उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है अफ्रीका में वो बच्चा अब भी है, लेकिन किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। आपने जो पैसा खर्च किया वो स्टारबक्स के स्मार्ट वाटर पर खर्च हो गया। आपको नहीं पता वो पैसा कहाँ गया। तो जब बात बोर्ड ऑफ पीस की आती है, कम से कम मुझे उन पुरुषों के लिए इतना सम्मान है कि वे ऐसे देशों से जो बहुत विवादास्पद रहे हैं एक मंच पर आ सके और ऐसा कर सके। पश्चिम विरोधी और राजनीतिक रूप से हर तरीके से, जहां वे लगभग आतंकवाद की ओर झुकाव रखते थे। अगर आप जानते हैं, वे आतंकवाद के आगे झुक जाएंगे, वे आतंकवादियों से हाथ मिलाएंगे। अब जब आप सच में उन्हें कुछ देकर हटते हैं और कहते हैं चलो पर्दा हटाते हैं, आप कौन हैं? मुझे अब भी नहीं पता बोर्ड ऑफ पीस क्या है। तस्वीर में सब अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जब बात गाजा की आती है तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो हुई है। न सिर्फ एक अस्थायी समाधान के तौर पर, बल्कि पर्दा भी उठ गया है। और जो लोग अब भी उसके पीछे रहना चुनते हैं, उन्हें शुभकामनाएं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये वास्तव में काम करने वाली चीज बन सके, जब तक कि IDF का पूरा सहयोग ना हो, और फिर इससे कुछ लोग जो अब तक साथ थे वे अलग हो सकते हैं। मुझे सच में नहीं पता ये कैसे होगा बिना वे अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है वे कितने प्रभावी होते हैं। हमने लेबनान में यूनिफिल के साथ अरबों अमेरिकी करदाताओं के पैसे खर्च होते देखे। हमने ये अन्य शांति सेना और संघर्षों में भी देखा है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, पर उम्मीद है मैं गलत हूँ। हाल की ज्यादातर बातों की तरह अगर मैं गलत साबित हूँ तो मुझे खुशी होगी, लेकिन हमें देखना होगा। मेरा मतलब है, शायद हमें बस देखना होगा कि आगे क्या होता है। मैं ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, लेकिन वहां निश्चित रूप से दिलचस्प घटनाक्रम हो रहे हैं। अब मैं स्कमबैग्स एंड हीरोज क्वाड का सबसे लोकप्रिय सेगमेंट शुरू करना चाहती हूँ। मुझे पता है हम हमेशा की तरह स्कमबैग से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज डैनियल के पास हमारे लिए खास स्कमबैग है। शुरू करें? सनी हॉस्टिन ने हाल ही में खुलासा किया कि अमेरिकी झंडा देखकर उन्हें असहज महसूस होता है, लेकिन एक झंडा जो उन्हें असहज नहीं करता वो है फिलिस्तीनी झंडा।
मैंने कहा कि ऐसे कई मौके आते हैं जब मैं किसी समुदाय में जाती हूँ और वहाँ हर जगह अमेरिकी झंडे देखती हूँ और अचानक मुझे असुरक्षित महसूस होने लगता है। आइए समीक्षा करें। सनी ने दावा किया कि अमेरिका के आईवी लीग विश्वविद्यालयों में जो हमास के पक्ष में कट्टरता देखी जा रही है वो सिर्फ युद्ध विरोधी प्रदर्शन है। जब बच्चे जिहादियों की तरह कपड़े पहनकर 2 साल तक इंतिफादा क्रांति के नारे लगा रहे थे। उन्होंने ऑस्कर में फ्री फिलिस्तीन कहने पर जेवियर बार्डम का समर्थन किया। वो महमूद खलील की हिरासत और आगामी निर्वासन के खिलाफ थीं। वो 12 दिन की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल द्वारा IRGC की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के भी खिलाफ थीं। वो चाहती थीं कि हर कोई ये जान ले, हमास ने आखिरकार शेरी बिबास का शव लौटा दिया, जैसे शव को फिरौती में इजराइल वापस भेजने का समय ही समस्या हो। इस सच्चाई के बजाय कि शेरी और उनके बच्चों को अगवा कर बेरहमी से मार डाला गया था। सनी के मामले में बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार और अनुपातहीन कानूनी जांच होती है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रिपब्लिक पर बहुत कम। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि ईरान में शरीयत कानून के तहत रहने वाली महिलाओं की स्थिति अश्वेत अमेरिकियों से बेहतर है। उन्होंने ये बात टीवी पर एक बहुत करोड़पति के रूप में कही। एक समय पर मैं सोचने लगा, क्या सनी हॉस्टिन ये जानबूझकर कर रही हैं? हाँ, यही उनका काम है, एक वैचारिक एजेंडा को आगे बढ़ाना ताकि अमेरिकी जनता का मनोबल गिराया जा सके। चाहे जानबूझकर हो या नहीं, असर तो एक ही होता है। दर्शकों को अमेरिका पर अविश्वास करने, इजराइल पर अविश्वास करने और पश्चिम को मुख्य खलनायक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और अगर अमेरिकी खुश होते, सुरक्षित होते, चर्च और मंदिर जाते, संतोषजनक आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते, तो वे द व्यू नहीं देख रहे होते। वे उस नैतिक घबराहट, उन्माद और तनाव के आदी हो गए हैं जो सनी हॉस्टिन उन पर थोपती हैं, और वो अप्रासंगिक हो जाती। बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है, मुझे लगता है सब नहीं। मेलिसा ठीक है, लेकिन द व्यू खराब है। ठीक है, हाँ। तुम किसी ऐसे इंसान से क्या उम्मीद कर सकते हो जिसके पिता पर कथित तौर पर गुलाम रखने का आरोप था? क्या क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उनकी परदादी के बारे में? हाँ, वही थी। पूर्वज गरीब पिता, कुछ पीढ़ियां। ये एक ऐसे परिवार से जुड़ा है जिन पर गुलाम रखने का आरोप था। वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। उनकी एक दादा भी यहूदी थे, जिसे वो भी जिक्र करती हैं। उन्हें ऐसा करना बहुत पसंद है। हाँ, वे ऐसा करते हैं। मेरे कुछ अश्वेत दोस्त भी हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बेलामी, इस हफ्ते तुम्हारा घटिया इंसान कौन है? मेरा जवाब है रो खन्ना, जो इजराइल में थे और वेस्ट बैंक गए थे। और चाहे आप बसने वालों के बारे में कुछ भी कहें, जो बाहर आए और कथित तौर पर उसे रोक लिया और उनकी तरफ लेने की इसी बात को रो खन्ना ने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। मुझे पूछना है, क्या वो जानबूझकर यहां आए थे ताकि इस मुद्दे और मध्य पूर्व में होने के मायने पर रोशनी डाल सकें? क्या वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पक्षों को दिखा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जो यहाँ सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आए हैं और फिर अमेरिका लौट जाएंगे? एक ऐसे शख्स के तौर पर जो फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ है, मैंने सोचा चुप रहो, पीछे हटो, कुछ मत करो या कहो। फिर मैंने उसके वो वीडियोस देखने शुरू किए जो उसने अमेरिका लौटते ही पोस्ट किए। अब वो अपने मंच से उन गुंडों और उनकी बुराई के बारे में बोल रहा था जो उसने 20 और 21 साल के लड़कों की आंखों में देखी थी। ठीक है, सबाबा, वहां समस्या थी। गलत व्यवहार के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आप लगातार बसने वालों को एक ही चीज कहेंगे, उन्हें बुरा दिखाएंगे और बाकी सब कुछ भी। लेकिन अब आप आगे बढ़कर इजराइलियों को अमानवीय बना चुके हैं। आपने इजराइलियों को अमानवीय बना दिया है, जबकि वास्तव में चाहे वे सही हों या गलत, पूरे लोगों के साथ ऐसा नहीं किया। और फिर अपनी जाति या त्वचा के रंग का इस्तेमाल करके ये कहना कि एक ब्राउन व्यक्ति के रूप में, मुझे सच में लगा कि ये पहली बार था जब मैंने एक ब्राउन व्यक्ति के रूप में ऐसा महसूस किया। मैं अपने शब्दों में कह रही हूं, माफ कीजिए। क्या? सबसे पहले आप डेमोक्रेट हैं, तो आप हर उस चीज पर टिक लगा रही हैं जो 2028 में आपके राष्ट्रपति पद की दौड़ में आपकी मदद करेगी। तो आपको कोल हाकोवोट कहूं या सबसे अच्छे धूर्तों में से बताऊं? और अब मुझे अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाइए। जब आप जानना चाहें कि ब्राउन होना कैसा है, याद रखें कि आप कभी ऐसी जगह थी जहां अल्पसंख्यक नहीं थी। समझ आया? नहीं।
ये भी दिलचस्प है क्योंकि पूरा विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सिर्फ एक फिलिस्तीनी आयोजक के साथ मिलकर इस तरह का ड्रामा रचने की योजना बनाई थी और फिलिस्तीनी टूर गाइड ने उन्हें जानबूझकर उस इलाके से होकर ले जाया जहां उन्हें रोका गया था। वो एक सैन्य क्षेत्र है जहां किसी भी नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है, ना तो इजरायली और ना ही फिलिस्तीनी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, वहां सिर्फ सेना को ही रहने की इजाजत है। यही असली वजह थी कि उन्हें रोका गया। मैं बसने वालों के व्यवहार का समर्थन नहीं करती, उसकी निंदा करती हूँ। हालांकि उस मामले में उन्हें इसलिए रोका गया था क्योंकि वे पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टूर गाइड ने, और ये बात सीधे पुलिस से मिली है, क्योंकि टूर गाइड ने ये बार-बार किया था। तो वो ऐसे उकसावे करने के लिए जाना जाता था ताकि समस्याएं पैदा हो सकें। पुलिस को वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगे। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, ठीक है, किसी को भी नहीं, और किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। 90 मिनट बाद टूर गाइड को पुलिस से ऐसी गतिविधि के लिए अंतिम चेतावनी मिली और वे आगे बढ़ गए। तो जो पूरा तमाशा रो खन्ना ने किया वो बस हास्यास्पद है। मेरा मतलब है साफ तौर पर वो किसी ना किसी तरह से प्रचार करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत घटिया है। मतलब अपनी ये हरकतें लेकर हमारे देश से निकलो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि बहुत वामपंथी कम्युनिस्ट जैसे राजनेता और प्रभावशाली लोग जो ऐसा करते हैं। वे वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के साथ छोटे छोटे प्रचार टूर पर जाते हैं और तरह तरह की कहानियां बनाते हैं और समस्याएं भड़काते हैं। या फिर वे दीवार के ठीक उस पार बेथलेहम के सबसे ईसाई और सबसे सुरक्षित इलाके में चले जाते हैं, बेथलेहम में, और कोशिश करते हैं कि ऐसा दिखाएं जैसे देखो चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। और ऐसा है, क्या आप नाब्लुस या जेनिन जाना चाहेंगे जहां सारे जिहादी लोगों का बड़ा आतंकवादी ढांचा है? और ये पागलपन है। हाँ, और हिरासत में लिया गया शब्द टकर कार्लसन के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एम्बेसडर माइक हकाबी के इंटरव्यू की याद दिलाता है। आपको हिरासत में लिया गया है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया, उसने कुछ बकवास कही थी। हर बार जब भी मैं वहां जाती हूँ वे मेरा पासपोर्ट ले लेते हैं। उत्पीड़न। हिरासत में लिया गया। हाँ, आप जानती हैं। आप इंटरव्यू करने आई थी और इजराइल में दाखिल होने तक नहीं। समस्या क्या है? बिल्कुल हिरासत में लिया गया। बिल्कुल सही। रूथी, इस हफ्ते तुम्हारा कमीना कौन? ठीक है, तो डेमोक्रेट्स की बात करते हैं जो चुनाव लड़ने या डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक और व्यक्ति है जिसकी शायद कोई संभावना नहीं है, राहम इमैनुएल, शिकागो के पूर्व मेयर, जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत, ओबामा प्रशासन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ। राहम इमैनुएल, सबसे पहले आप बहुत घटिया इंसान हैं, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप के दो का इस्तेमाल करूं, क्योंकि सबसे पहले आप इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि आपके पिता इजरायली थे और इजराइल की स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े थे, ताकि आप अपने इजराइल विरोधी और लगभग यहूदी विरोधी हमलों को छुपा सकें। और आप तेल अवीव यूनिवर्सिटी में भाषण देने आए थे जिसमें आपने कहा था कि इजराइल जमीन के मामले में बहिष्कृत देश है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह हमला किया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले को किया और दूसरे को नजरअंदाज किया। इसका नतीजा है कि दुनिया भर में इजराइल के समर्थन में तेजी से गिरावट आ रही है। आपने यूरोप को खो दिया है, आपका सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार और बाजार। आप एक वैज्ञानिक हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और शोध नेटवर्क से बाहर रखा जाता है और आपके कलाकारों व विद्वानों को प्रदर्शनियों और बैठकों से। 2022 में 55% अमेरिकियों ने इजराइल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। आज ये 37% है और ये घटता जा रहा है। और अमेरिका और यूरोप दोनों के युवाओं में जो दोनों का भविष्य है, ये और भी कम है। पिछले 3 वर्षों में आपकी एकमात्र कूटनीतिक उपलब्धि सोमालीलैंड रही है। मेरी दादी कहती थी, अमेरिका और यूरोप खो दिए, सोमालीलैंड ले लिया, क्या सौदा है। मजेदार बात यह थी, यही सबसे बड़ी विडंबना थी, आप मंच पर गए और बोले, मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो शायद आपको अच्छा न लगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? तेल अवीव विश्वविद्यालय, उन्हें तो यह सुनना पसंद है। आप वामपंथी शिक्षाविदों की बात कर रहे हैं और जानते थे वहां आपका स्वागत होगा, इसलिए ये मत कहिए कि आपने कुछ कहने की हिम्मत दिखाई। और तो और
आपने इजराइल अमेरिका संबंधों की ऐसी तस्वीर पेश की जो कभी थी ही नहीं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि अमेरिका इजराइल का समर्थन करना बंद करे, चाहे कुछ भी हो। हर राष्ट्रपति ने बस आंख बंद करके इजराइल का साथ दिया है। ये बकवास है, ऐसा तभी नहीं था, ट्रंप के साथ भी नहीं। तो पता है, भाड़ में जाओ। बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं चाहता था कि वही मेरा घटिया आदमी बने। हाँ सही है, वो आसान शिकार है। उसकी स्पीच जे स्ट्रीट के लिए थी। हाँ, ये डेमोक्रेट यहूदी प्रतिष्ठान के लिए थी, जो अब भी न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, जो अब भी मानते हैं, आप जानते हैं। 2 राज्य समाधान मौजूद है। हाँ, नहीं, उन्होंने 23 राज्य समाधान कहा और फिर कुछ ऐसा बताया जो अब्राम समझौते जैसा लग रहा था। मेरा मतलब है, उस आदमी ने, और जाहिर है आप जानते हैं, एक फिलिस्तीनी राज्य इस राज्य के साथ, उस राज्य के साथ और अरब लीग के राज्यों के साथ। बात पूरी तरह से बकवास है, बिल्कुल बकवास। और दुख की बात यह है, ठीक वैसे ही जैसे रो के साथ हुआ, हमारे दोस्त रो के साथ वहां, कि सांस्कृतिक माहौल और डेमोक्रेटिक पार्टी इतनी कट्टर हो गई है। एक चीज जो उन सभी को जोड़ती है वो है इजराइल विरोधी होना। और ये सोच कि अगर आप प्राइमरीज में कहीं पहुंचना चाहते हैं, या आप जानते हैं शायद 2028 में राष्ट्रपति बनने का मौका पाना चाहते हैं, हाँ, तो यही करना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि वे ये मिसाल कायम कर रहे हैं कि यही करना पड़ता है, जो बहुत बेवकूफाना मिसाल है। और अगर आप राम इमैनुअल और रो खन्ना को देखें तो दोनों अप्रासंगिक हैं। राम इमैनुअल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं। चैनल 12 का उन्हें इंटरव्यू देना हास्यास्पद है। उस आदमी को पोल्स में लगभग 0.01 से 1% तक ही समर्थन मिला है। वो उम्मीदवारों की टॉप 10 सूची में भी नहीं है। ये हास्यास्पद है, ये वाकई हास्यास्पद है। और जैसे हमने उन्हें ये अनुमति देकर इसे बढ़ावा दिया, मानो वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों, ये बहुत ही बेतुका है। हाँ, बिल्कुल बेतुका। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस स्थिति में है जहां ये उम्मीदवार, ये ऐसे अज्ञानी उम्मीदवार और जो पूरे समीकरण में अप्रासंगिक है, उन्हें लगता है कि यही तरीका है अपने अभियान की शुरुआत करने का। ये तो पागलपन है। इस हफ्ते मेरा स्कमबैग वही इन्फ्लुएंसर है जिससे लुक्स मैक्सिंग के लिए जाना जाता है, एक स्ट्रीमर जिसका नाम क्लेविक्युलर है। शायद उसका असली नाम ब्रेडन पीटर्स है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हाल ही में किसी तरह इजराइल पहुंच गया है, इस तथ्य के बावजूद कि 6 महीने पहले वो मियामी के एक क्लब में हाइल हिटलर कर रहा था। एंड्रू और ट्रिस्टन टेट, निक फुएंटेज और कई अन्य कुख्यात यहूदी विरोधियों के साथ, जिनमें स्टिंको भी शामिल है। हाँ, ये अच्छा इंसान नहीं है। ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसकी पूरी पहचान और ब्रांड आत्मक्षति पर आधारित है, जिसमें अपने चेहरे की हड्डियों को तेज करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना और अपनी मनचाही वजन तक पहुंचने के लिए मेथ का इस्तेमाल करना शामिल है। मुझे लगता है कुछ महीने पहले वो ओवरडोज का शिकार हुआ था। उस पर कई आपराधिक आरोप हैं, जिनमें लाइव स्ट्रीम पर जानवर को बार-बार गोली मारने का आरोप भी शामिल है, जिसे उसने स्वीकार किया। शायद वो जानवर पहले ही मर चुका था, लेकिन वो ऐसा लाइक्स और व्यूज के लिए कर रहा था, जैसा कि ये स्ट्रीमर अक्सर करते हैं। और फिर सबसे गंभीर अपराध जिनसे उसका नाम जुड़ा है, उस पर 2 अलग-अलग महिलाओं के साथ मारपीट और हमला करने के आपराधिक आरोप हैं। और उस पर एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें एक लड़की है जो अब 18 साल की है। मुकदमे के अनुसार उसने कथित तौर पर 16 साल की उस लड़की को लाइव स्ट्रीम के दौरान नशा दिया और उससे फैट बर्निंग सॉल्यूशन और मेथाम्फेटामिन इंजेक्ट किया। और उस पर यह भी आरोप है कि उसने उसे शराब पिलाई और उसके साथ बलात्कार किया। तो ये भी है। और आप सोचेंगे कि इतने सारे आरोपों के बाद शायद, बस शायद, इस व्यक्ति का समर्थन प्रो इजराइल आवाजों को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप गलत होंगे, क्योंकि इस हफ्ते जब वो इजराइल में था, वहां कुछ ही प्रो इजरायली आवाजें थीं, जिन्होंने तय किया कि उनसे बात करना, मिलना और उनकी स्ट्रीम्स में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि इससे हम नई ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और उनके कई फॉलोअर्स भी हैं। तो फिर हम उनके करीब क्यों ना जाएं और उनके सबसे अच्छे दोस्त क्यों ना बने? क्योंकि वो एक नाज़ी है, एक ऐसा नाज़ी जिसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और जिसने कभी माफी नहीं मांगी। तो वो इस देश में है ही क्यों? ये तो एक अलग ही मुद्दा है, इस पर पूरी बहस हो सकती है। लेकिन इस स्थिति को देखना, इस व्यक्ति को देखना और जिस तरह से वो महिलाओं, अन्य अल्पसंख्यकों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत समुदाय के बारे में बात करता है, वो बेहद घिनौना है।
और जब आप इस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं तो आप अपनी सारी नैतिकता ताक पर रख देते हैं। वो पूरी तरह से घटिया इंसान है। अगर वो अब तक इस देश से नहीं गया है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते, हमें तुम पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे मूल्यों से सहमत नहीं हैं, तुमने कभी किसी बात के लिए माफी नहीं मांगी। और तुम्हारा ये दिखावा कि मैं तो बस इजराइल जाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी अच्छी जगह है। ये एक विविधता भरी जगह है और वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, क्योंकि तुम्हें तो बस यही चाहिए। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, ठीक है? हम जानते हैं तुम असल में कौन हो। हमने देख लिया है कि तुम कैसे इंसान हो और हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। अलविदा। यही है मेरा इस हफ्ते का सबसे घटिया इंसान। आमीन। मैं और ज्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन ये पागलपन है और साथ ही पीछे बहुत ज्यादा गैसलाइटिंग भी हो रही थी। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं ये बात यहूदी लोगों से कहना चाहती हूँ। 3 हफ्तों को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सब कुछ दबा दिया जाए। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आखिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? समस्या हमारे ही घर से आ रही है। तो हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि कोई वजह है कि हम अभी शोक की अवधि में हैं। अगर हम वही मतलब रखते हैं जो कहते हैं, तो हम इतनी रोशनी ला रहे हैं कि बेत हमी कदाश फिर बने। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर हमारे नैतिक मूल्य और सिद्धांत ऐसे हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, तो हम ही अपनी समस्या हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं था। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे लगा वो बस एक घटिया किस्म का आदमी है। मुझे नहीं पता था। मेरे पास उन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं है कि उस पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं, उसके पिछले काम असल में कितने खराब हैं। लेकिन बात यह है कि इनमें से कुछ मामलों में, खासकर उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जिन्होंने उसके साथ जुड़ने का फैसला किया, हमने उन्हें बताया था। हाँ, हमने उन्हें पहले ही बता दिया था और वे जानते थे और इस बारे में बातचीत भी हुई थी। उन्होंने स्वयं इस व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से जुड़ना तय किया। जब वो इजराइल में था, अपनी लाइव स्ट्रीम्स में इजरायली महिलाओं का अपमान कर रहा था। वो उनकी बॉडी को लेकर मजाक कर रहा था कि उनके शरीर में कितना फैट है, या वो कितना कम या कितना ज्यादा है, और कैसे वो उनके साथ बाथरूम में 5 सेकंड के लिए सोना चाहता है। मेरा मतलब है, ये बहुत ही घिनौना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि लोग सच में समझ भी नहीं पाते। मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोग सच में ये प्रोसेस भी नहीं कर पाते कि ये बहुत सारे अमेरिकन साइको इन्फ्लुएंसर्स कितने साइकोपैथिक हैं। जैसे ये लोग जिन्होंने एक अजीब पागल दुनिया बना ली है जहां सब कुछ क्लिक के बारे में है और वे ये घिनौने काम करते हैं। ये सच में, जैसे आप बता रहे हैं, मैं अमेरिकन साइको में क्रिश्चियन बेल की कल्पना कर रहा हूँ, जैसे एक अच्छे दिखने वाले समाज विरोधी। और उन्हें इनाम मिला है इस बात से कि समाज कितना जहरीला, घिनौना और नैतिक रूप से घृणित हो गया है। मुझे लगता है कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते। हाँ, उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। यकीन करना मुश्किल है। ये सच में चौंकाने वाला है। अगर किसी ने यूं ही बताया होता और मैंने रिसर्च ना की होती तो मैं भी सोचती ठीक है, पर असल मतलब क्या है? आजकल लोग बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, ये वाकई में इतना बुरा है। ठीक है, समापन से पहले हमें अपने हीरोज की बात करनी है। मैं शुरुआत करूंगी। इस हफ्ते मेरे हीरो का जिक्र करना बहुत दुखद है, जिससे सिर्फ हीरो ऑफ द वीक से कहीं ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैम का अचानक दुखद निधन हो गया। पूरी जानकारी नहीं मिली है, पर बताया जा रहा है कि अचानक बीमारी के कारण संभवतः कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई। लेकिन लिंडसे ग्रैम वाकई में पूरे पश्चिमी देशों के लिए एक मजबूत, जुनूनी और अडिग आवाज रहे हैं। वो यूक्रेन मुद्दे पर शुरू से शानदार रहे हैं। उन्होंने बेझिझक इजराइल के पक्ष में खड़े होकर समर्थन दिया है। आप जानते हैं, 7 अक्टूबर से पहले भी और 7 अक्टूबर के बाद भी हर कदम पर वो व्हाइट हाउस और प्रशासन को जवाबदेह ठहराने की मजबूत आवाज रहे हैं, प्यार और समर्थन के साथ, लेकिन उतनी ही दृढ़ता से अपने मूल्यों पर बिना झुके रहें। मुझे लगता है सबसे अहम बात यह है कि उन्हें ईरानी समुदाय में अमू लिंडसे नाम मिला, जिसका मतलब अंकल लिंडसे है, क्योंकि वे ईरानी लोगों के लिए अमेरिकी कांग्रेस में सबसे प्रमुख आवाज रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा अमेरिकी कांग्रेस में सबसे ज्यादा उठाया है। वो ईरानी अमेरिकी समुदाय से बात करने और उनकी समस्याओं को उठाने के मामले में बेहद मुखर रहे हैं, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हों या उनके नीचे के सभी लोग। वो ईरान के इस्लामी गणराज्य को लेकर स्पष्ट हैं कि हमें उनसे कैसे निपटना है, क्या नहीं करना चाहिए, सौदे नहीं करने चाहिए और इस शासन को हमेशा के लिए हराना जरूरी है।
मुझे अफसोस है कि वो इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहे, पर उनका काम अनदेखा नहीं रहा। उनकी एक जबरदस्त विरासत है और हम उस विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक मजबूत सुरक्षित संयुक्त राज्य अमेरिका, एक मजबूत सुरक्षित इजराइल, एक मजबूत सुरक्षित यूक्रेन के लिए समर्थन करना, दुनिया भर में लोकतंत्रों के लिए लड़ना और निश्चित रूप से एक आजाद ईरान के लिए भी। तो लिंडसे ग्राहम, आप इस हफ्ते के मेरे हीरो हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। बेलामी, आपने हमारे लिए किसे चुना है? मेरा थोड़ा अजीब है और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अभी मेरे मुंह से निकलेंगे। मिस्र और तुर्की। हाँ, हम हीरोज हिस्से में हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे हीरोज हैं। और क्यों? क्योंकि ये लगातार बने रहते हैं। उन्होंने आपको बताया कि वे कौन है और बार बार बताते रहेंगे। और वे बहुत लगातार हैं, एक के बाद एक कदम बढ़ाते रहते हैं बिना रुके। तो फिलिस्तीन के लिए सभी क्वियर लोगों से, जब आप सब क्रूज शिप पर सवार हुए थे, पैटी लुपोन को सुनिए कि वो आपको बताती हैं कि ये कितना शानदार है। उन सभी यात्राओं के लिए जिन्हें आप अनुभव करने वाले हैं, मध्य पूर्व के छोटे छोटे बंदरगाह। क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि रुकिए, शायद हमें अंदर जाने की अनुमति ना मिले? लेकिन नहीं, उन्होंने आपको बताया और उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, और आपने कहा कोई बात नहीं। अब हम मिस्र जाएंगे, ठीक है? हम सब परेशान हैं कि ये लोग, आप जानते हैं, एक स्तरित बेड़े पर हैं, जैसा कि मैं इस समय इसे कहती हूँ। हम मिस्र जाएंगे। फिर मिस्र कहता है नहीं। तो अंदर ही अंदर ये सभी प्यारे लोग जो इजराइल से इतनी नफरत करते हैं, वे शासन के खिलाफ नहीं जाते, और बाकी सब ब्रदरहुड, हमास के खिलाफ जाते हैं। नहीं, वे इस पर और जोर देते हैं, ट्रंप और प्रशासन को दोषी ठहराकर। और जिस तरह से दुनिया अंदरूनी तौर पर अमेरिका के भीतर बदल गई है, वही चीज है जिसने उनके लिए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ये सब होने दिया। नहीं, इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। हमने बार बार कहा कि सिर्फ एक ही जगह है जहां आप रुक सकते थे, खुद हो सकते थे और आना चाहिए था, वो है इजराइल। लेकिन आपके लिए इजराइल से नफरत करना बहुत मायने रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने नशे में धुत हुए, परेशान हुए, और नाना पैटी लुपोन ने आपको लोरी सुनाई, जबकि उन्होंने आपको बताया कि आप कितने अद्भुत हैं, क्योंकि आप हर उस चीज के खिलाफ खड़े हैं जो आपके खिलाफ है और जो आपको मार डालेगी। धन्यवाद मिस्र, और धन्यवाद तुर्की। ये मिस्र का वही तरीका है जो हम वर्ल्ड कप में देखते हैं। कभी भी कुछ भी उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, हमेशा किसी और की गलती होती है। मेसी जायोनिस्ट, अर्जेंटीना वाले यहूदी हैं, रेफरी यहूदी हैं, सब यहूदी हैं। डैनियल, इस हफ्ते तुम्हारा हीरो कौन है? इस हफ्ते मेरे हीरो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच हैं। मैं क्रोएशियाई नागरिक हूं और दोहरी नागरिकता रखता हूं। मेरे दादा भी क्रोएशियाई थे, मेरे पिताजी भी नागरिक थे। मैं बस उन्हें एक सलाम कहना चाहता था। वो यूरोप के सबसे इजराइल समर्थक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने वास्तव में इजराइल का साथ दिया और अब भी दे रहे हैं। क्रोएशियाई संसद ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपहरण और हत्या को इनाम नहीं देना चाहते। और ये वाकई कितनी ताजगी देने वाली बात है ना? ऐसे मामलों को वास्तव में कूटनीति के जरिए तय किया जाना चाहिए, न कि सामूहिक हत्या और बंधक बनाने के जरिए। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का धन्यवाद। आपने मुझे क्रोएशियाई नागरिक होने पर गर्व महसूस कराया। साथ ही क्रोएशिया में हम कैथोलिक धर्म को बहुत मानते हैं, तो हमारे सभी पवित्र स्थलों जैसे होली सेपल्चर चर्च और मेरी की कब्र के बारे में यह विचार कि हम उन लोगों के पक्ष में होंगे जो हमारे पवित्र स्थलों को नष्ट करना चाहते हैं। क्रोएशियाई लोग इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और नाजी होना बल्कन की फितरत में बिल्कुल नहीं है। जैसे क्रोएशिया में वास्तव में वहाँ के मछुआरे और किसान हैं, और आप जानते हैं वे बहुत अच्छे, समझदार और जमीन से जुड़े लोग हैं। सर्बिया में भी यही हाल है। मैं दिल से उनका धन्यवाद कहना चाहता था। वो एक बहुत अच्छे हीरो हैं। हाँ है, ये एक शानदार हीरो है। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे इसे हीरो या विलेन बनाना था। मुझे भी नहीं पता कौन सा, लेकिन एना कैस्पेरियन का बोस्निया और हर्जेगोविना के लोगों पर वीडियो मैं आपसे पूछने वाली थी, क्या बोस्निया में लोग ऐसे ही होते हैं, या मुझे पूछना चाहिए क्या हर्जेगोविना में लोग ऐसे होते हैं? क्योंकि जाहिर है कि ये दो अलग अलग राज्य हैं।
जो खेल खेलने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। सही है ना? बिल्कुल, वर्ल्ड कप ऐसे ही होता है। बिल्कुल। रूथी, तुम्हारा हीरो कौन है? ठीक है, मैं बताऊंगी मेरा हीरो कौन है। लेकिन हर हफ्ते हीरो ढूंढना मुश्किल और गंदे लोग ढूंढना आसान क्यों होता है, ये भी कहना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा हीरो फ्लावियो बोल्सोनारो है। ठीक है। वो राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो ब्राजील, और चुनाव अक्टूबर में है, अक्टूबर के अंत में, जैसे कि इजराइल के चुनाव भी आने वाले हैं। वो मौजूदा राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के विपरीत हैं, जो पूरी तरह से इजराइल विरोधी और फिलिस्तीनी राज्य के समर्थक हैं। वो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार किया और वही घिनौनी बातें कहीं। वो समाजवादी और गंदे इंसान हैं। और यहाँ बोल्सोनारो आते हैं, जो बोल्सोनारो के बेटे हैं, जिनके पिता ब्राजील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी 2 अलग-अलग कार्यकालों में। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। फ्लावियो ने इस हफ्ते इजराइल के चैनल 14 को इंटरव्यू दिया और वो बहुत ही आकर्षक और खुश मिजाज लग रहे थे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा इजराइल के साथ रहूंगा और अगर मैं चुना गया तो मैं न सिर्फ दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित करूंगा, बल्कि हर संभव तरीके से इजराइल के साथ हमारे सहयोग को बढ़ाऊंगा। क्या आप ब्राजील इजराइल के राजनयिक और सैन्य संबंध पूरी तरह बहाल करेंगे? मैं इन संबंधों पर सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं दूंगा, बल्कि इन संबंधों का विस्तार भी करूंगा। क्या आप अब भी ब्राजील का दूतावास यरूशलेम ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? हाँ, सरकार की शुरुआत में ही जैसा कि मैं करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने जो शुरू किया था उसे आगे बढ़ाते हुए। ये वाकई अद्भुत है और लगता है लैटिन अमेरिका में पुनर्जागरण हो रहा है। अब सिर्फ अर्जेंटीना नहीं, बाकी देश भी अपनी दिशा बदल रहे हैं, जो उनके लिए फायदेमंद है। यही एक वजह है कि मेरे लिए किसी हीरो का नाम लेना मुश्किल है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि जब कोई सही काम करता है तो हम उसे हीरो कहते हैं। अब असली हीरो भी होते हैं, युद्ध के हीरो होते हैं। कुछ लोग जलती इमारतों में जाकर लोगों को बचाते हैं, वही हीरो होते हैं। आज अगर कोई सही चीज के लिए खड़ा होता है जो स्पष्ट होनी चाहिए, तो हमें उसे हीरो कहना पड़ता है। और इसी वजह से मुझे इस शब्द से थोड़ी असहजता महसूस होती है। और फिर भी इतने सारे घटिया लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम स्टूडियो में शो शूट करने आते हैं तो सोचते हैं मेरा हीरो कौन होना चाहिए। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। हाँ है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे थोड़ा और सकारात्मक बना सके। हाँ, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हाँ, हमें अब समापन करना होगा, लेकिन मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने JNS पर द क्वाड देखने के लिए जुड़े, और हमेशा की तरह हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे।